हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एंड 26 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने डिसाइड करा है कि आपको वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाए। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसमें से देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एसआईआर से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे जो कंट्रोवर्सी हो रही है अभी ईसीआई के रिगार्डिंग, उसको देखेंगे। दूसरा है मैनग्रोव्स, ठीक है। डिलिमिटेशन कैसे किया जाता है, इसका रेलेवेंस क्या है, इंडिया की न्यूक्लियर जर्नी को। एक छोटा सा न्यूज़ था महादाई प्रोजेक्ट, इससे रिलेटेड है। एक ये जो है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, स्पेशल वीडियो। उसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंक्लूड करने का मतलब है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, छोटा सा एक न्यूज़ था रिगार्डिंग महादाई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें इससे कुछ रिलेटेड पॉलिटिक्स है, उसमें हमको जाना नहीं है। तो देखेंगे, इसमें कहते हैं कि वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है। ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? कर्नाटका के द्वारा। ये पानी प्रोवाइड करने के लिए कर्नाटका के नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सेकंड। इसमें देखिए कह रहा है कि कहाँ से बहती है ये? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट है, कलासा, बांदूरी, मालप्रभा, ये नाम है उसकी ट्रिब्यूटरीज की। किसकी ट्रिब्यूटरीज है? महादाई नदी की। ठीक है, महादाई किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो महादाई एक इंडिपेंडेंट नदी है। महादाई क्या है? इंडिपेंडेंट नदी है। कहाँ गिरती है ये? अरेबियन सी में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कह रहा है इसमें, फॉल्ट लाइंस इन इंडियाज इलेक्टोरल आर्किटेक्चर आर विजिबल। इसमें देखिए, एक तो ये आर्टिकल है 26 जुलाई के पेपर में, इससे एसआईआर से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स आए थे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको, फिर देखेंगे आर्टिकल्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए पहला क्या कहता है कि सिटीजनशिप और रेसिडेंसी में अंतर क्या होता है। सिटीजनशिप और रेसिडेंसी में क्या अंतर है? कहता है सिटीजनशिप क्या होता है? लीगल स्टेटस दैट डिनोट्स फुल मेंबरशिप ऑफ अ नेशन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक लीगल स्टेटस है, बाय लॉ इसको दिया जाता है, दैट डिनोट्स फुल मेंबरशिप। इसका मतलब है आपको कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे, कुछ राइट्स भी होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेसिडेंसी क्या होती है? इसका मतलब है कंडीशन, वैसी अवस्था, ऑफ लिविंग इन अ कंट्री आइदर टेम्पोररीली और परमानेंटली विदाउट बीइंग सिटीजन। बिना नागरिक हुए, हम नागरिक नहीं है लेकिन वहां पे हम रह रहे हैं, टेम्पोररीली या परमानेंटली, उसको बोलते हैं हम रेसिडेंसी। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अब क्या कहता है कि आरओपीए जो है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950, वो और संविधान दोनों क्या कहता है? दोनों कहता है, पहला क्या कहता है, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आरओपीए में भी कहा गया है, संविधान में भी कहा गया है। पहली चीज ये, अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ऑल्सो मस्ट बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जहाँ पे जो चुनाव क्षेत्र होता है वहाँ का वो क्या होना चाहिए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वोट डालने के लिए कहता है 2 क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। वोट डालने के लिए 2 क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। पहला, आप भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्या है, आप एक सर्टेन चुनाव क्षेत्र में क्या है? रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जो ओआर है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ देखिएगा, एज पर रूल 20 ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है? अब यहाँ आइए, यहाँ पे, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसी चुनाव क्षेत्र में एक पर्सन को हम बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कैसे? तो कहता है, पहला क्या कहता है, यहाँ ये दोनों, पहला कहता है हिज होम इज देयर, उसका घर वहां पे है। पहली कंडीशन क्या है? उसका घर वहां पे है। दूसरा कंडीशन कहता है एक्चुअल प्रेजेंस, वो घर तो उसका वहां है बट एक्चुअल प्रेजेंस कहता है इन दैट एरिया इवन इफ टेम्पोररीली अवे फ्रॉम वर्क। कहता है कि वो उसका प्रेजेंस भी वहाँ होना चाहिए, टेम्पोररीली से, मतलब वो काम करने कहीं गया है बट उस टाइम पे जब वो हो रहा है, मतलब हमारा कंडक्शन चल रहा है वोटर लिस्ट वाला, तो उस टाइम उसको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है,
घर तो होना चाहिए, टेम्पोरेरीली उसको प्रेजेंट होना चाहिए। इसका देखिए मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर्टी ओन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेंटेड अगर रह रहे हो किराए के मकान पे, तब भी आपको आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो कि आपका वहाँ पे घर है। सेकंड कहता है कि प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप वहीं पे सालों भर बैठे हो, नहीं। प्रेजेंस का मतलब आपका एक बेस वहाँ है, आपका घर वहाँ है, परमानेंट बेस आपका वहाँ है, आप काम के सिलसिले से बाहर आए हुए हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ देखिए, हाँ, इफ पीपल हैव माइग्रेटेड, सॉरी यहाँ छूट गया, हाँ, इफ पीपल हैव माइग्रेटेड देन दे कैन रजिस्टर फ्रॉम वेयर द ऑर्डिनरीली वेयर दे ऑर्डिनरीली रिसाइड नाउ। इसमें कहता है अगर सपोज करिए हम काम के सिलसिले से कहीं किसी सपोज करिए हम रहते हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट ए में, और काम के सिलसिले से हम डिस्ट्रिक्ट बी में शिफ्ट हो गए हैं। तो अगर हम शिफ्ट हो गए वहाँ पे परमानेंटली काइंड ऑफ, है ना, मेरा अपने घर में परमानेंट बेस नहीं है, तो हम कहाँ से वोट डालेंगे, हम जहाँ अभी रह रहे हैं, जहाँ के हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, वहीं से वोट डालेंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं, इसमें कह रहा है सबसे पहला कंडीशन है आपका वहाँ पे घर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता है एक्चुअल प्रेजेंस, इसका मतलब है आप काम कहीं भी करने जाओ टेम्पोरेरीली, लेकिन आप वापस आपका जो घर है, जो परमानेंट बेस है, वो वही है ना, उसी टाउन पे है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, पहला कहता है कि आपको घर के लिए प्रॉपर्टी ओन नहीं करना है, आप रेंटर भी हो, टेनेंट भी हो, आप ठीक है, आप उसको क्वालिफाई करते हो। दूसरा कहता है अगर आप माइग्रेट कर चुके हैं, आप चले गए हैं, ठीक है, आप चले गए हैं, तो आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, जहाँ पे आप अपने घर को छोड़कर जहाँ आप गए हैं, आप वहाँ के क्या बन जाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो आपका जो वोटिंग लिस्ट में जो नाम चलेगा वो वहाँ पे चलेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। देखिए कहता है कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम ओआर नहीं बोलेंगे, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। पहला गेस्ट, कुछ टाइम के लिए आए चलेगा, ठीक है। फिर है पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी, एंड यही कहता है, यही स्टार मार्क देखिए, पीपल के पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, फ्लैट है, विला जो भी है, बट वहां पे वो रह नहीं रहा है, तो वहां पे वो ओआर नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है ओसीआई, पीआईओ, फॉरेनर। ये जो ओसीआई होते हैं ना, ओवरसीज सिटीजन, ये स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। अगर ओसीआई कोई है, ओवरसीज सिटीजन है, कोई विदेशी है, भारत में लंबे समय से रह रहा है, उनको भी हम ओआर नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी भारत के नागरिक नहीं है। तो हमको अगर वोटर लिस्ट में एनरोल करना है तो दो कंडीशंस होते हैं। पहले क्या होता है, हमें भारत का नागरिक होना है, सिटीजनशिप हमारे पास इंडिया की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए किसी एक चुनाव क्षेत्र के, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, यहाँ देखिए कुछ टर्म्स देखते हैं हम। कुछ टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक टर्म है मेल इन बैलेट्स, मेल इन बैलेट्स ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पोस्टल बैलेट्स। इसमें क्या होता है, जो वोटर है जिसको वोट करना है, रिसीव्स द बैलेट पेपर बाय मेल, मतलब उसको पोस्ट के थ्रू मेल उसके घर पे आया, वो उसको भर के, जिसको वोट करना है उस पर भर के सेंड्स बैक, वोटर क्या करेगा, बैक करेगा, जो इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटी उसको वापस कर देगा, तो उसका वोट काउंट हो गया, ठीक है। इसका फायदा कहता है कि इट अलाउज रजिस्टर्ड वोटर टू वोट फ्रॉम रिमोट लोकेशन, यूजुअली ड्यू टू एब्सेंस मतलब वहाँ पे नहीं है, कुछ उसको डिसेबिलिटी है, शारीरिक रूप से वो सही नहीं है। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल मतलब इसका मतलब ऐसे कोई लाचार है, कोई बुजुर्ग है, ठीक है। अब कहता है देखिए ये इंडिया में अवेलेबल है किसको, सर्विस वोटर्स। इसका मतलब है जो आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल जो ऐसे लोग जो जिनकी उम्र 85 ईयर्स प्लस है, वो हो गए, जो जिनको कुछ डिसेबिलिटी है, और इलेक्शन पर्सनल ड्यूटी, मतलब जो भी चुनाव ड्यूटी पे है ना, जो भी इस ड्यूटी पे हैं, उनको भी सुविधा दी जाती है कि आप रिमोटली पोस्टल बैलेट से आप अपना वोट दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म कहता है एब्सेंटी बैलेट। एब्सेंटी बैलेट क्या होता है, सेम चीज़ है, वोट कास्ट बाय समवन हु रिक्वेस्ट। अब देखिए सेम चीज़ है, इसमें भी क्या होगा, एब्सेंटी बैलेट में भी क्या होता है कि जो बैलेट है वो आपके पास घर पे आएगा बाय पोस्ट, आप उसको भर के वापस कर दोगे जो इलेक्शन का अथॉरिटी है उसको, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो मेल इन बैलेट्स है ना, इसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली आपके घर पे वो आ जाएगा, ठीक है, बैलेट। बट यहाँ क्या होता है एब्सेंटी बैलेट में,
कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको बताना पड़ता है भाई मतलब ऐसा ऐसा कंडीशन है, मेरे को वही कह रहा है एब्सेंटी बैलेट रिक्वायर्स वोटर टू अप्लाई इन एडवांस उसको सूचित करना पड़ता है अथॉरिटी को। मेल इन बैलेट्स का मतलब होता है ऑटोमेटिकली सेंट, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेंट। अब देखिए यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए इसको भी स्टार मार्क करिए, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। इन इंडिया वोटर्स हु आर एलिजिबल फॉर एब्सेंटी या पोस्टल बैलेट्स मस्ट अप्लाई, यहाँ पे क्या कहता है हमारे यहाँ ये चीज़ है, हमें अप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सेंट नहीं हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एक और देखिए डिफरेंस क्या है, हाँ देखिए भारत में क्या है ना कि ये स्पेशल कुछ लोगों, जैसे कि कोई सर्विस वोटर है, हमने देखा अभी, कोई इलेक्शन पर्सनल ऑन ड्यूटी है, कोई फिजिकली चैलेंज्ड पब्लिक है, वैसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 85 प्लस है, वो स्पेशल कैटेगरी है। बट डिफरेंट कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे एनी रजिस्टर्ड वोटर के लिए ये सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो हमने अभी जो कॉन्सेप्ट्स को देखा उसमें देखिए उससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है उसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यहाँ देखिए जो आरओपीए है ना, आरओपीए देखिए, आरओपीए आप देखते होंगे कहीं लिखा रहता है 1950, कहीं लिखा रहता है 1951। तो 50 वाला जो है वो चुनाव से पहले क्या क्या होना चाहिए प्रोसीजर्स उसके बारे में है, 51 जो है वो उसके बारे में है कि चुनाव कैसे हम कंडक्ट करें, ठीक है। चलिए इसमें कहता है कि जो आरओपीए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वो ड्राफ्ट किया गया था इन अ पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, समझ में आ रहा हो कि ब्रिटिश जब गए तो इसको ड्राफ्ट किया गया, ओके। उस टाइम क्या था, पॉपुलेशन कैसी थी, सीडेंट्री, मतलब वो माइग्रेट उतना करते नहीं थे लोग, ओवर 82% रूरल एंड लेस देन 8% माइग्रेटरी एट द टाइम। उस समय कह रहा है कि उस समय 8% से भी कम लोग क्या थे, माइग्रेट करते थे। तो इसलिए ये जो लॉ है उस टाइम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। It was assumed that most Indians lived and voted where they were born। उस जब उस लॉ को बनाया जा रहा था उस टाइम ये अज्यूम किया गया कि जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस है ना वो जहाँ पे जन्म उनका हुआ है वहीं पे वो रह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट कहता है कि 37% ऑफ पॉपुलेशन क्या कहता है वो माइग्रेंट्स का है, मतलब अगर हम यूपी में हमारा घर है तो हम बैंगलोर में काम कर रहे हैं, ओके। तो कह रहा है कि अभी प्रेजेंटली क्या है, जो यहाँ पे सिचुएशन 8% की थी वो बढ़ के अब 37% पे चली गई है। इसलिए कहता है कि एक रिव्यू की ज़रूरत है, एक फिर से देखने की ज़रूरत है कि क्या इस लॉ को चेंज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये डिस्कस हमने किया अभी, डिफरेंस बिटवीन सी एंड आर, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी, वही कहता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, सिटीजनशिप ओके कहाँ पे बताया गया है, संविधान में, लेकिन हम इसको रेगुलेट कैसे करते हैं, सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा, ठीक है। कहता है इसका जुरिडिकल स्टेटस, इसका मतलब होता है लीगल बाय लॉ, कोई एक्ट हमने पास किया, लॉ बनाया, उससे उसको एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त हुआ, तो टर्म है जुरिडिकल स्टेटस, इसका मतलब लीगल स्टेटस, ठीक है। अब कहता है कि सिटीजनशिप का मतलब एक कॉन्सेप्ट है, वन इज आइदर और नॉट, कहता है कोई या तो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा, बीच का सिचुएशन तो नहीं है। रेसिडेंसी के लिए कहता है कंटिजेंट एंड कॉन्टेक्चुअल कंडीशन, क्यों, डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच सिटीजन इज एनरोल्ड टू वोट, ठीक है। इसमें कहता है अब देखिए जन्म कहीं हुआ, हम माइग्रेट कहीं पे कर गए, तो इसमें एक है ना कि हम कह सकते हैं एक सिचुएशनल, एक कंडीशनल स्थिति है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि जहां हमने यहाँ जन्म लिया तो हमारा एक हो गया कि नहीं हम यहीं से वोट देंगे, नहीं। यहाँ पे डिफरेंसेस हमने देखे हैं अर्लियर, पहले देखे हैं कि हमें वहाँ पे टेम्पोररीली सही रहना पड़ेगा, अगर प्रॉपर्टी हम कहीं ओन करते हैं वहाँ रह नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हम वहाँ के रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, हम वहाँ के वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए वही कह रहा है कि मिलियंस ऑफ वर्कर्स सर्कुलेट बिटवीन नेटल विलेजेस एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, तो इससे दिक्कत आती है, ठीक है। नाइदर फुल्ली हियर नॉट देयर, समझ में आ रही होगी बात कि यहाँ पे सिटीजनशिप में क्या है, या तो यस या तो नो, रेसिडेंसी में क्या है, सिचुएशन क्लियर नहीं होती, कभी हम यहाँ हैं, कभी यहाँ हैं, कभी यहाँ हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं काम के सिलसिले में। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज से कंपैरिजन किया हुआ है कि जैसे हमने देखा कि यूएस में देखा, अदर कंट्रीज में क्या है, एब्सेंटी एंड मेल इन बैलेट्स, इसमें क्या है कि डायरेक्टली बिना बाय डिफॉल्ट, यहाँ भारत में क्या है रिक्वेस्ट करना पड़ता है
वो भी सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए ही है, बट डिफरेंट कंट्रीज में कहता है कि जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन सब के लिए एब्सेंटी बैलेट की सुविधा या फिर मेल इन बैलेट की सुविधा दी गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉयज मोबाइल पोलिंग स्टेशंस, मतलब घूमने वाला है ना, वो घूमते रहता है। जो भी लोग रिमोट में रहते हैं, आ नहीं सकते, उनको वोट करने में आसानी होती है। यहाँ कहता है व्हाट मोर कैन बी डन, इसमें कहता है ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इज करेक्ट टू से दैट इट कैन नॉट री राइट द लॉ ऑन इट्स ओन। अब भाई लॉ तो नहीं क्रिएट कर लेगा, ये लॉ नहीं बनाएगा, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। बट इसमें कहता है बट इट मस्ट एग्रेसिवली एडवोकेट फॉर रिफॉर्म, लेकिन ये इतना तो कर सकता है कि बोले कि जो जो इतना पुराना लॉ है वो समय के साथ उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक स्टेटमेंट है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, है ना, इसका मतलब है कि वोट देने के अधिकार को छीन लेना या हटा देना। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है ड्राफ्ट रोल्स आर थियोरेटिकली ओपन टू पब्लिक स्क्रूटनी बट लिटरेसी बैरियर्स, पुअर कम्युनिकेशन बर्डन्स, माइग्रेटरी लाइवलीहुड्स मेक सच प्रोसीजर सेफगार्ड्स इनएक्सेसिबल टू मोस्ट। ड्राफ्ट रोल्स का मतलब है कि अभी जो हाल ही में ये इस कंटेक्स्ट में जो हम लोग जो हमारे देश में एसआईआर हो रहा है उसमें कहा गया ना कि ड्राफ्ट रोल्स को पब्लिक किया जाएगा, इसीलिए कह रहे पब्लिक तो कर दोगे बट कुछ बहुत लोग क्या है, पढ़ना लिखना आता नहीं है, कम्युनिकेशन की कमी है। इसमें कह रहा है कि बर्डन्स ऑफ माइग्रेटरी लाइवलीहुड्स, मतलब वो उनको इसमें बेसिकली ये कि सिर्फ लॉ बनाने से कि पब्लिक करना है, नहीं, पब्लिक तक पहुंच रही कि नहीं वो चीज़ वो देखना होगा। ठीक है, हाँ देखिए अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, देखिए एक और आर्टिकल है यहाँ पे, इसमें कह रहा है डी कोडिंग ईसीआईज काउंटर एफिडेविट ऑन एसआईआर। ये कुछ पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटिशन किया, किसी ने कुछ किया, हम देखिए क्या हमें क्या देखना है। हाँ न्यूज़ देख लेते, पहले क्या थी न्यूज़, ये थी ईसीआई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है filed a counter affidavit in Supreme Court only on July 21 in response to the writ petition challenging constitutionality of the SIR exercise। ठीक है, किसी ने पिटिशन डाला होगा कि इसकी लीगैलिटी, जो SIR चल रहा है ये इसका क्या बेस है, लीगल बेस क्या है इसका। ठीक है, तो ECI ने कुछ अपना डाला है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया है, उसी से रिगार्डिंग ये आर्टिकल देखते हैं। यहाँ देखिए जो हमारे काम की चीज़ें उसको देखेंगे हम। यहाँ देखिए इसमें दो टर्म्स दिए गए हैं, इसमें दो टर्म्स दिए गए, पहला कहता है समरी रिवीजन, दूसरा कहता है स्पेशल रिवीजन। तो अभी जो चल रहा है स्पेशल वाला चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। एक कहता है समरी, इसका मतलब क्या होता है, समरी रिवीजन जो है ये रेगुलर एनुअल होता है, रेगुलर बेसिस पे एनुअली ये कराया जाता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ RPA 1950। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, सिंपल है, जो नए वोटर्स जो मतलब नए 18+ कोई हुए हैं उनको ऐड करना है, जो डिसीज जो एक्सपायर कर जो डेथ कर चुके हैं उनको उनके नाम को हटाना है, कुछ जो जैसे किसी का नाम गलत छप गया कुछ वैसा है उस एरर को ठीक करना। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं इसमें कहता है स्पेशल रिवीजन क्या होता है, कंडक्टेड आउटसाइड द शेड्यूल। ये ज़रूरी नहीं कि हर साल पे हो, ये ऑन डिमांड किया जाता है, ऑन पर्पस किया जाता है, ये भी सेम अंडर सेक्शन 21 ऑफ RPA ही है। पर्पस क्या है इसका, व्हेन सिग्निफिकेंट इवेंट्स, जैसे कि कभी डिलिमिटेशन हो गया, हम देखेंगे क्या होता है, कोर्ट ने आदेश दे दिया, सम स्पेशल सिचुएशंस लाइक कोई आपदा विपदा आ गई, बहुत बड़ा सा माइग्रेशन हो गया, ठीक है, कुछ वे सिचुएशन स्पेशल आ गया तो इसको किया जाता है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अभी क्या चल रहा है SIR। ठीक है, तो SIR जो है ये बोथ, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये बोथ समरी रिवीजन एंड स्पेशल रिवीजन, उन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके इसको इनिशिएट किया गया। इसमें कहता है व्हाई इज इट कंडक्टेड नाउ। अब क्वेश्चन है कि भाई ठीक है अभी ये क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स, जो एक सिचुएशन निकल के आई है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेड डिलिमिटेशन इन 2026, ये क्या होता है डिलिमिटेशन, हम अगले आर्टिकल में देखेंगे। तो इसमें देखिए वही है कि अभी क्या चल रहा है SIR, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज को, समरी रिवीजन की प्रॉपर्टीज को और जो स्पेशल रिवीजन है उसको भी ऐड करके एक स्पेशल कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिससे कि ये किया जा रहा है। ठीक है, तो पर्पस बताया जा रहा है इसका इम्प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है,
और ये जो माइग्रेंट्स यहाँ पे बात करी जा रही है, जो बॉर्डर स्टेट्स है ना उससे रिलेटेड, जो डिफरेंट, जैसे कि हमारे असम हो गया, डिफरेंट बॉर्डरिंग कंट्रीज से जो स्टेट जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अदर कंट्रीज से लोग आकर के रहने लगते हैं और वोटिंग लिस्ट में उनका नाम इंक्लूड कर दिया जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए और डिलिमिटेशन को माना जा रहा है कि 26 में वो किया जाएगा, इसके लिए भी ज़रूरी है। अब देखते हैं अब ये कहानी क्या है। यहाँ देखिए, जो भी पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उसमें जो हमारे एग्जाम का जो ज़रूरी है उसको देखते हैं। देखिए, कहते हैं ओनली इंडियन सिटीजन्स हैव राइट टू वोट। ये हम जानते हैं कि वोटिंग करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला, या तो पहला, एक तो आप क्या हो, भारत के सिटीजन रहने चाहिए। दूसरा क्या है, आप वहाँ पे एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए। ठीक है, जो आपका चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे आपका एक OR सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए, ओनली इंडियन, वही कह रहे हैं कि ओनली इंडियन सिटीजन कैन वोट, ठीक ना, अंडर आर्टिकल 326। बट द वोटर रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन रेसिडेंसी। ठीक है, जो हम वोटिंग लिस्ट में जो एनरोल करते हैं लोगों को, उस टाइम हम क्या चेक करते हैं कि आप उस चुनाव क्षेत्र के रेसिडेंट हैं कि नहीं, आप वहाँ पे रहते हो कि नहीं, ठीक है, या आप माइग्रेट कर गए हो। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये तो कंडीशन है कि इंडिया का सिटीजन हमें होना चाहिए वोटिंग करने से पहले, बट जो वोटर लिस्ट में जो नाम ऐड करते हैं उस टाइम हम सिर्फ रेसिडेंसी को चेक करते हैं, इसको चेक हम नहीं करते। ठीक है, वो कह रहा है। अब कहता है, तो इससे कंसर्न क्या निकल के सामने आया था रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स स्पेशली इन द बॉर्डर स्टेट्स लाइक असम, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनमें एक कंसर्न था कि भाई जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, उनको वोटिंग का राइट मिल गया हो। ठीक है, तो ECI ने क्या किया, ये जो ऑनगोइंग SIR है उसमें ECI ने बोला कि ECI इज नॉट एक्सेप्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार, राशन कार्ड, वोटर ID। ठीक है, यहीं से सारा जो है ना ड्रामा शुरू हुआ है। ECI ने बोला कि हम आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सोनली इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ECI हैज़ मेड इट क्लियर, ECI ने काफ़ी क्लियर किया है, वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगी जो कि इस्टेब्लिश करते हो बोथ सिटीजनशिप एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस। ठीक है, क्योंकि इस अभी जो हो रहा सिचुएशन ऐसी आई है, ऐसा कंसर्न है, ऐसा लोगों को अंदेशा है कि जो वोटर लिस्ट में जो बॉर्डरिंग, स्पेशली बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनमें क्या है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स का नाम भी ऐड किया हुआ है। इसलिए ECI क्या कर रही है कि अभी इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ऐसे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है जिसमें जो कि दर्शाता है कि आप नागरिक भी हैं और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कहता है, यहाँ देखिए, दो देयर इज नो सिंगल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मैंडेटेड फॉर सिटीजनशिप। मतलब कहता है कि नागरिकता को साबित करने के लिए कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट तो है नहीं। ठीक है, इसलिए ECI ने क्या बोला कि ठीक है, ये तो बात है, बट हम एक्सेप्ट करेंगे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स और गवर्नमेंट इशूड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, वो क्या एक्सेप्ट करेगी, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट इशूड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स। ECI एक्सेप्ट क्या नहीं कर रही है, पैन कार्ड, इसको ये स्टामा करिए, ECI एक्सेप्ट क्या नहीं कर रही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड। ठीक है, अब देखिए, कंसर्न शोन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, आंसर राइटिंग में पूछ सकता है इस पूरे सिस्टम के बारे में। सब कुछ लिखने के बाद कंक्लूड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। तो क्या बोला है, जो गरीब है, जो ट्राइबल है, जो माइग्रेंट है, तो मोस्टली क्या होते हैं, ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके पास SLC तो आएगा नहीं, उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा, बहुत डॉक्यूमेंट्स है जो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी में कहता है कि रिलाइंग ऑन सच डॉक्यूमेंट्स मे लीड टू रॉन्गफुल एक्सक्लूजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंसर्न दिखाया है कि अच्छी बात है, आप ध्यान इतना दे रहे हो कि सिटीजनशिप भी प्रूव हो जाए, OR भी प्रूव हो जाए, बट जो गरीब हैं, ट्राइबल माइग्रेंट्स वगैरह हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो ऐसा ना हो कि जिससे कि रॉन्गफुल एक्सक्लूजन हो जाए। जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं, जो सिटीजन भी हैं, उनको इंक्लूड वोटर लिस्ट में ना किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो कॉन्सेप्ट को देखा हमने। इसमें जो आर्टिकल है उसको देख लेते हैं, क्योंकि इस पेपर में 2 आर्टिकल आए थे। आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो इसमें कहता है, पहला चीज़ क्या है कि टिपिकल प्रॉब्लम्स, वोटर लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, हाँ, उनको इसमें बताया गया। जैसा कि डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स, ये बहुत कॉमन है, होता है, आप देखते होंगे। नॉन डिलीशन ऑफ डिसीज, जो मृत हैं, जो मर चुके हैं,
उनका नाम स्टिल अभी भी चल रहा है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर्स, फेक और फ्रॉडुलेंट वोटर रजिस्ट्रेशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें डिस्कस किया गया नेक्स्ट पैराग्राफ्स में लीगैलिटी ऑफ एसआईआर, कि आखिर इसका क्या है, लीगल बेस क्या है इसका। क्योंकि अब देखिए इसमें क्या कहता है, आर्टिकल 326 क्या कहता है, एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज वोटर। तो सबसे पहले हमने देखा कंडीशन क्या होता है, बार बार इस पर फोकस किया जा रहा है कि दो कंडीशंस है, सिटीजन होना चाहिए, दूसरा क्या है, वहाँ पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए अपने चुनाव क्षेत्र में, वही यहाँ पे कह रहा है। सेक्शन 15 ऑफ आरओपीए 1950 विच मैंडेट्स प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, सेक्शन हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ दे, तो सेक्शन 15 ऑफ आरओपीए 1950 जो है ये क्या करता है, इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का काम इसी का होता है, ठीक है। किसके गाइडेंस में, तो ईसीआई के गाइडेंस में, ठीक है। कहता है कि ईसीआई जो एसआईआर चल रहा है ना, ये शिफ्ट्स द ओनर्स, जो भार है, जो जिम्मेदारी है, ऑफ सिटीजनशिप प्रूफ टू एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स हुज नेम्स वेयर। अब कहता है कि आप सिटीजन हो कि नहीं, वो किसकी जिम्मेदारी है, वो ऑब्वियसली जो जिनको अपना नाम इसमें इंक्लूड कराना है उनकी जिम्मेदारी है, वही कह रहा है। अब यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि जो बार बार क्वेश्चन उठता है ना, बार बार जो क्वेश्चन उठ रहा है कि एसआईआर का लीगल बेस क्या है, ठीक है, इसको यहाँ पे समझाया गया क्वेश्चन ये उठ क्यों रहा है। तो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो है does not make any distinction between electors added through summary revisions and special intensive revisions, ठीक है। समझ में आ रही होगी बात को। हमने देखा ना कि दो टाइप के स्पेशल होते हैं, समरी होते हैं, तो दोनों देखिए आज का सेशन हमारा खत्म किया जाता है वोटर लिस्ट में, तो उसमें अच्छा लगा होगा, इसमें आप कमेंट में बताइएगा। अब देखिए सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 नेक्स्ट वीडियो से अगर आपको किस लॉ चाहिए की बात हो रही है, इस लॉ की आरओपीए 1950 की बात हो रही है। ये जो है सेक्शन 21 सब सेक्शन 3 क्या करता है, इसको अलग से हम परमिट्स देखेंगे ईसीआई अगली वीडियो टू में। डायरेक्ट अ स्पेशल रिवीजन, थैंक यू। ठीक है। यहाँ पे संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। लॉ में क्या टर्म यूज किया गया, एक टर्म है समरी रिवीजन, दूसरा टर्म है स्पेशल रिवीजन, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके। जो शब्द इंटेंसिव है ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। जो इंटेंसिव शब्द है वो इस पूरे लॉ में जो कि रेगुलेट करता है हमारे इलेक्शन प्रोसीजर को, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, जिससे कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं या डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो कह रहे हैं कि इसकी लीगैलिटी क्या है। स्पेशल डिवीजन तो है, समरी डिवीजन भी, बट स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन जैसा कोई फ्रेज नहीं दिया गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ Electors Rule 1960, Registration of Electors Rule 1960 amended in 1987 introduced two separate categories, summary and intensive, ठीक है। However, 1960 rules do not provide for specific definition or modalities for intensive divisions. तो इंटेंसिव शब्द जो है उसको अलग लिखा हुआ है, उसको अलग, वो अलग है, स्पेशल डिवीजन अलग है। ये जो स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन एक साथ कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। तो कोर्ट में बार बार फाइल किया जाता है पिटीशन की, इसकी लीगैलिटी क्या है, किस आधार पे इसको आप कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, ये ऐसी एक स्टेटमेंट है, कहता है कि ईसीआई एफिडेविट, इसका मतलब ईसीआई ने जो कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं, जो एक पिटीशन दी गई थी कि आपका क्या लीगल बेस है, तो ईसीआई ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट किया है। उसमें कहता है कि 2003 बिहार एसआईआर गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड 4 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नेमली एनआरसी रजिस्टर, वेयर अवेलेबल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, हाउएवर कॉपी ऑफ नॉट बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। इसमें उतना कहानी इसमें देखिए, जानना इतना है हमको कि ईसीआई का दावा ये है कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो 2003 में बिहार में जो एसआईआर हुआ था ना, उसमें भी 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। कौन कौन से थे वो, एनआरसी रजिस्ट्रेशन कहीं जहाँ पे है वहाँ पे, सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप, वैलिड पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, उस टाइम भी मांगे गए थे, तो इस टाइम भी हम मांग सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो देख लिया हमने डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे कहता है एक स्टेटमेंट देखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एनआरसी जो है ना, नेशनल, एक सेकेंड, हाँ, जो एनआरसी है ना,
जो एनआरसी है वो असम के अलावा किसी भी राज्य में नहीं है। एनआरसी सिर्फ और सिर्फ कहाँ है? असम में है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। When the authorities statutorily mandate to initiate NRC, its underlying citizenship scheme, a proposed CAA itna have decided not to proceed with till date. Can the ECI claim to have any legal? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अथॉरिटीज़ जैसे जो पार्लियामेंट है, जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने क्या किया है? मैंडेट किया है टू इनिशिएट एनआरसी एंड इट्स अंडरलाइंग सिटीजनशिप स्कीम 2003। मतलब उसमें कह रहा है कि जो एनआरसी वाली सिस्टम है ना, इसको 2003 वाले एक्ट के अकॉर्डिंग कहता है कि अभी भी प्रोसीड नहीं कर रही है। जो अथॉरिटी है वो कह रही है कि हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं। तो ईसीआई कैसे एनआरसी को एज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, जब जो अथॉरिटी है वही इसको एनआरसी सर्टिफिकेट को अभी उसमें आगे नहीं बढ़ रही है, तो ईसीआई कैसे इस चीज़ को एज अ वैलिड सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकती है। ठीक है, ये कहा गया है। अब यहाँ देखिए, ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया। एक और चीज़ देखिए, हाँ, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ये पूछ सकता है कि हम भी जानते हैं आधार जो है वो इसका प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है आप अच्छा काम कर रहे हो, बट ईसीआई हैज़ नो मैंडेट टू कंडक्ट सिटीजनशिप टेस्ट। ईसीआई का काम क्या है कि आप देखो कि कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नहीं है, आप उसको ऐड करो, डिलीट करो, बट कौन सिटीजन है कि नहीं वो आपको देखने का काम नहीं है। ठीक है, तो मेन बात यही थी। तो इसमें हमने क्या देखा? कुछ टर्म्स को देखा, फिर देखा कि होल जो फियास्को वो क्या है। ईसीआई बोल रही है कि हम सर्टेन सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप ऐसा आप चूंकि आधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रेशन कार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप मांग रहे हो एसएलसी, आप मांग रहे हो पासपोर्ट, तो जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ से लाएंगे? तो मेन मुद्दा यही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है मैंग्रोव से रिलेटेड। इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, MS स्वामीनाथन, इनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैंग्रोव्स के इम्पोर्टेंस को लोगों को बताने में, इसको बढ़ाने में। ठीक है, इसको डिस्कस किया गया है। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स को देखेंगे हम, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहले आर्टिकल को, उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट्स को। तो इसमें कहता है बेनिफिट, इसमें दिया बताया गया है। तो देखिए इसमें कहता है, हाँ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इससे होता है, ये क्लाइमेट एडेप्टेशन में हेल्प करता है। कैसे? तो ये कार्बन को सिक्वेस्टर, मतलब कार्बन कैप्चर करता है। ये इन्हेंसेस कोस्टल फिशरी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ शोर लाइन बर्ड सेंचुरीज। अब इसका मतलब है कि जो मैंग्रोव्स, जहाँ पे मैंग्रोव्स होते क्या हैं, देखिए यहाँ देखिए, मैंग्रोव्स क्या होते हैं? सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज या श्रब्स, ऐसे पेड़ जो नमक हाई सॉल्ट की मात्रा को वो झेल जाते हैं। ठीक है, ग्रो कहाँ करते हैं, ये होते कहाँ हैं? इंटर टाइडल रीजन्स में। इसका मतलब है वैसे कोस्टल क्षेत्र जहाँ पे लैंड सी आपस में मिलता है। ठीक है, वैसा एरिया जहाँ पे लैंड मीट करता है सी से, उसको बोलते हैं हम इंटर टाइडल रीजन्स। एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे जगह पे क्या होता है? मैंग्रोव्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब कहता है ये अडेप्टेड टू जो एक्सट्रीम कंडीशन लाइक ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर में ये सर्वाइव कर सकते हैं। जहाँ पे मिट्टी में कम ऑक्सीजन है वहाँ ये सर्वाइव कर सकते हैं। टाइडल फ्लडिंग, जैसे होता है कि टाइड कभी आया, टाइड सर्ज हुआ, उससे टेम्पोररी फ्लड हो गया, उसको भी ये झेल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं। वही कहता है कि मैंग्रोव्स के लिए कह रहा है कि पहले क्या था ना, कि इनको पहले क्या था, प्राइमरीली अंडरस्टूड बाय कम्युनिटीज। कम्युनिटीज कैसे? हाँ, प्राइमरीली अंडरस्टूड बाय कम्युनिटीज दैट लिव्ड अराउंड देम। कहता है कि जो पहले जो लोग उसके आसपास रहते थे वही इसको जानते थे, इसके इंपॉर्टेंस को, बट धीरे धीरे जैसे हमें इसके इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला है, तो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है, कोस्टल फिशरी को इन्हांस भी करता है, शोर लाइन जो कोस्टल एरिया में अगर कोई बर्ड सेंचुरी है उसको ये कंजर्व करता है, क्लाइमेट को अडेप्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ बात करी गई है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्री। यूएनडीपी जो है और यूनेस्को, इसने क्या किया? इनिशिएट किया रीजनल प्रोजेक्ट ऑन मैंग्रोव्स रिसर्च इन 1988। यूएनडीपी ने
विद यूनेस्को क्या स्टार्ट किया, एक प्रोजेक्ट को शुरू किया जो कि था मैनग्रोव रिसर्च से रिलेटेड। कब स्टार्ट किया, 1988 में, ठीक है। अब आते हैं स्वामीनाथन जी, 1989 में रोल में आते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया हाँ, क्लाइमेट चेंज ह्यूमन रिस्पॉन्सेस कॉन्फ्रेंस एक हुआ टोक्यो में, ठीक है। वहाँ पे क्या तो 1988 में इसको स्टार्ट किया गया। 1989 में आते हैं स्वामीनाथन जी, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस होती है चेंज एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सेस कॉन्फ्रेंस टोक्यो में, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि राइजिंग सी लेवल्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वुड कॉज अ सैलिनाइजेशन ऑफ लैंड, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी लैंड पे, जो कोस्टल से आगे लैंड है, तो खेती कैसे होगी, ठीक है। अब कहता है वाटर रिसोर्सेज इन कोस्टल एरियाज लीडिंग टू लॉस ऑफ फूड प्रोडक्शन। वही कह रहा है कि कोस्टल जो एरिया है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर लैंड जो हमारा नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो खेती कैसे होगी, ठीक है, फूड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो इसका उपाय क्या है, तो देखिए उन्होंने बताया, स्वामीनाथन ने बताया, इमीडिएट एक्शन, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मैनग्रोव्स वेटलैंड्स। जो क्षेत्र है मैनग्रोव्स जहाँ भी कोस्टल एरिया है जहाँ पे ये होते हैं, आप उसको कंजर्व करो, क्योंकि वो फ्लड को रोकेंगे, है ना, मेन लैंड तक आने से रोकेंगे। कहता है दिस वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, ये सब। हाँ, अब कहता है एक तो बोलता है कि मैनग्रोव फॉरेस्ट लगाने से जो कोस्टल फ्लडिंग है वो रुकेगी, मेन लैंड तक नहीं आएगी। दूसरा क्या यूज कर सकते हैं हम, स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैनग्रोव के जेनेटिक रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे न्यू सेलाइन टॉलरेंट क्रॉप्स, मतलब कि जो मैंग्रोव्स का जो जीन्स है ना, जो भी सॉल्ट को झेलने वाला जीन्स है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि राइस हो गया, अदर क्रॉप्स में, जिससे कि क्या होगा, इम्पॉर्टेंट सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हम डेवलप कर पाएंगे। ओके, आगे देखिए। अब एक और चीज़ का नाम दिया गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव इकोसिस्टम। अब यहाँ देखिए ये भी किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, स्वामीनाथन जी के द्वारा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसको स्टैब्लिश करा गया 1990 में, और इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे हमें स्वामीनाथन, ठीक है। ये तो एक स्टेटमेंट था। अब देखिए उन्होंने क्या किया, चार्टर फॉर मैनग्रोव्स को क्रिएट किया। इसमें ये क्या था, वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर। इसको प्रिपेयर कौन करता है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर है, इसमें इंक्लूड किया गया चार्टर फॉर मैनग्रोव्स को। और ये जो वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, इसको पब्लिश कौन करता है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ISME conducted assessment of economic and environmental values of mangrove forest including those in India। इसमें कह रहे ISME, यहाँ देखिए, है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी, ये जो है मैनग्रोव इकोसिस्टम, इसने क्या किया, असेस करना शुरू किया कि हम क्या कर सकते हैं, करंट स्थिति क्या है मैनग्रोव्स की, इसको डेवलप हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसके रिसर्च से क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड अ वर्ल्ड मैनग्रोव एटलस। इसने अपने एफर्ट से क्या किया, एक वर्ल्ड मैनग्रोव एटलस को निकाला, ठीक है। हाँ, इसमें कहता है जिससे कि क्या हुआ, स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड कॉमन पीपुल्स परसेप्शन ऑफ व्हाट मैनग्रोव्स आर, ठीक है। आम आदमी की सोच को बदला कैसे, तो लोग को लगता था पहले कि मैनग्रोव सिर्फ मार्शी लैंड है वेटिंग फॉर कन्वर्जन टू अदर यूजेस, है ना। अब क्या बोलता, अब क्या है, अब है कि मैनग्रोव्स आर सेंट्रल टू मल्टीपर्पस कोस्टल इकोसिस्टम। इसमें मेनली ये कहा गया है, जो संस्था है यहाँ पे ये ISME, इसने क्या किया, वर्ल्ड मैनग्रोव एटलस को निकाला है। पूछ सकता है किसने क्या निकाला, ठीक है, किसका क्या रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से उस एटलस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो कॉमन लोग हैं दुनिया में, उनकी मानसिकता चेंज हो गई। उनको लगता था कि मैनग्रोव सिर्फ एक वेटलैंड है, उसको हमको कन्वर्ट करना चाहिए सेटलमेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब क्या लोग सोचते हैं, फॉर मल्टीपर्पस कोस्टल इकोसिस्टम के लिए मैनग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये पूछ सकता है ग्लोमिस किसने एस्टेब्लिश किया, अगेन स्वामीनाथन जी ने। कि क्या है, ग्लोबल मैनग्रोव डेटाबेस, ठीक है। इसमें इसका स्पीशीज क्या है, रिसर्च क्या है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में, यहाँ देखिएगा ध्यान से। इसमें कह रहा है इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री
ऑफ मैंग्रोव मैनेजमेंट डेटिंग बैक टू 1783। कब की बात हो रही है? 1783। ये ब्रिटिश पीरियड की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में स्टेटमेंट दे देगा कि मैंग्रोव का मैनेजमेंट जो है ना वो बाद में शुरू हुआ है, बट नहीं। कब से स्टार्ट हुआ था? 1783। बट इसमें दिक्कत क्या है ना, इस टाइम पे होता क्या था, इस टाइम पे स्कोप क्या था, मोटिव क्या था? एक्सटेंसिव क्लियरेंस, मतलब उसको काट के वहाँ पे लोगों को बसाया जाए या फिर खेती बाड़ी करी जाए, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ कब तक चालू थी, कब तक मार्केट में थी, तब तक की जब तक कि इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास नहीं हो गया। कब पास हुआ? 1980 में। तो 1980 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास होने तक जो मेन हमारा क्या था नज़रिया मैंग्रोव्स की तरफ, उसको क्लियर करो, वहाँ पे खेती करो, सेटलमेंट्स करो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ों को। हाँ, पहले तो यहाँ देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे कब है? 26 जुलाई। वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे कब है? 26 जुलाई को है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट का जिक्र है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट वाली है 2023 वाली। उसमें कहता है टोटल मैंग्रोव कवर कितना है भारत में, ये इसको याद करिएगा, 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो कि 0.15% ऑफ कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। और 2019 से कंपेयर करें तो ये लगभग 16.68 किलोमीटर स्क्वायर इंक्रीज किया है। चलिए, तो मैंग्रोव्स क्या होता है हमने देखा। अब यहाँ देखिए ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिससे कि हम इनको रेगुलेट करते हैं। पहला है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्या है ना कि अम्ब्रेला, मतलब ये इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो इसके तहत ही बनते हैं, ठीक है। इसमें एक टर्म आता है इको सेंसिटिव जोन्स, ध्यान रखना। ये क्या है कि बफर जोन्स होते हैं। जैसे सपोज करिए कोई नेशनल पार्क यहाँ है, कोई नेशनल पार्क यहाँ है, और यहाँ पे नॉर्मल कॉमन लोग रहते हैं। तो इतना दूर का जो एरिया होगा ना, इसको हम बोलेंगे इको सेंसिटिव जोन। वो डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ कुछ चीज़ें बैन होती हैं। जो बफर एरिया होता है ना बिटवीन द प्रोटेक्टेड एरिया एंड द ह्यूमन लैंडस्केप, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ को लाइक देखते हैं, कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट डंपिंग, ये सब मतलब बैन किया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, ओके। अब यहाँ देखिए दूसरा कहता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ये क्या है? इसमें सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव्स, ठीक है। दूसरा कहता है कुछ कन्वेंशंस देखेंगे हम, तो ये तो UNFCCC ब्लू कार्बन इनिशिएटिव रिकॉग्नाइजेज मैंग्रोव एज कार्बन सिंक। ये जो इनिशिएटिव है इसमें कार्बन सिंक का मतलब है कार्बन को ये जितना ये रिलीज करता है कार्बन, उससे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करता है। कार्बन सिंक का मतलब होता है जितना ज़्यादा आप छोड़ रहे हो वातावरण में कार्बन, से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब कर ले रहे हो, ठीक है। दूसरा है रामसर कन्वेंशन। इसमें क्या कहता है? इसमें है ये बेसिकली वेटलैंड कन्वेंशन है। तो और कुछ मैंग्रोव्स ऐसे हैं जो वेटलैंड्स में, लाइक सुंदरबन हो गया, ये उसमें आते हैं, है ना। मतलब वो देखिए वेटलैंड एक बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर आता है मैंग्रोव्स, है ना। तो इसलिए कहता है कि रामसर कन्वेंशन में कुछ वेटलैंड्स ऐसे हैं, कुछ मैंग्रोव्स ऐसे हैं जो ऐड किए गए हैं, ठीक ना। तो रामसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड्स के लिए है, और वेटलैंड्स में मैंग्रोव्स भी आते हैं। तो इंडिया के कुछ मैंग्रोव्स को रामसर कन्वेंशन में इंक्लूड किया गया है और उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए वही कहता है कि मैंग्रोव्स क्या है? टाइप ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है? जहाँ पे काफ़ी मार्शी, काफ़ी पानी वाला एरिया होता है, बेसिकली यही समझिए, आगे देखेंगे। चलिए अब कहता है एक और है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसमें कहता है रेगुलेट्स भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है FCA में कहता है डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, जैसे कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह है। इसको कौन देखेगी? सरकार देखेगी। अगर आप फॉरेस्ट वाले लैंड को डाइवर्ट कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, तो ये एक्ट गवर्नमेंट को अधिकार देता है उसको वो रेगुलेट करे, ठीक है। इसमें मैंग्रोव्स भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये आया था 23 जुलाई के पेपर में। तो उस टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करना था, इसमें समय लग गया। चलिए इसमें इस आर्टिकल में कहा गया, कहता है रीडीमिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस। इसमें कहता है देखिए टॉपिक ये है कि इंडिया इज टू मीट इट्स एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट पावर कैपेसिटी बाई इतना, ठीक है। इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो 2047 तक जो है
वो 100 गीगावाट पावर कहाँ से जनरेट करेगी, कहाँ से करेगी, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। ओके, इसमें कहता है अब इसमें कहता है कि इसमें जो क्या है ना कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी भी इम्पोर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जैसे कि इसमें क्या आता है, सोलर आ गया, विंड आया, न्यूक्लियर आया, तो ये सब जो है सोलर विंड वगैरह वो इंटरमिटेंट है। मतलब ये है इसका कि सोलर विंड वगैरह जो है वो सीजन पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। अगर सन शाइन नहीं करेगा तो ये नहीं यूज में आएगा। अगर हवा की गति सही नहीं है, उसका डायरेक्शन सही नहीं है, तो विंड मिल भी काम नहीं करेगा। तो हमारा क्या इसमें कह रहा है इस आर्टिकल में कि हमारा फोकस होना चाहिए इसको और इंक्रीज करने पे, क्योंकि इंटरमिटेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है उन कंसर्न से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें देखिए स्टार्टिंग में कुछ देखेंगे हम फ्रेजेस को। यहाँ देखिए ये फर्स्ट पैरा कहता है बजट जो था 25-26 का, उसने क्या किया, उस बजट में अनाउंस किया गया था टारगेट ऑफ 100 गीगावाट पावर जनरेशन बाय इतना अप फ्रॉम प्रेजेंट 8.18 गीगावाट। ठीक है, दिस पोजीशन क्लियर्स न्यूक्लियर पावर एज मेजर पिलर इन इंडियाज एनर्जी मिक्स गिवन द टू गोल्स ऑफ इमर्जिंग एज डेवलप। देखो इसमें कह रहा है कि इंडिया का एक तो गोल है कि भैया हमको इतना पावर जनरेट करना है, दूसरा क्या है कि इसी साल तक हमें क्या करना है, विकसित भारत हमें डेवलप भी कर जाना है। ठीक है, और नेट जीरो एमिशन कब तक चाहिए हमें, 2070 तक चाहिए। ठीक है, ये कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि टर्म्स में पहले यहाँ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ताकि आर्टिकल में समझने में ईजी हो। यहाँ देखिए सबसे पहले होता है SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये क्या है, हाँ ये क्या है, तो पावर आउटपुट इसका जनरल, ये मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के टाइप है जो भारत में अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, जो इस आर्टिकल में दिया गया है। तो पावर जो आउटपुट है इसका जनरली 300 मेगावाट से कम रहता है पर यूनिट। ठीक है, स्मॉल है तो कम रहेगा। मॉड्यूलर शब्द का मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स को हम डिफरेंट फैक्ट्रीज में बना रहे हैं और साइट पे ले करके उसको असेंबल कर दे रहे हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सर्टेन नाम है, इसको बस ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो कुछ टाइप्स दिए गए हैं SMRs के जो इंडिया में इन पे काम चल रहा है। ठीक है ना, इंडिया इज करेंटली डेवलपिंग 3 टाइप्स ऑफ SMRs। ओके, भारत अंडर एक ये है भारत SMR, इसके तहत जो है ये एक कह सकते हैं विजन है, मिशन है भारत का। इसमें 3 टाइप्स ऑफ SMRs को डेवलप करने की बात करी जा रही है। किसके अंतर्गत है ये, बार्क एंड NPCL। देखेंगे आगे हम बार्क एंड NPCL। ठीक है, तो ये वो 3 टाइप्स दिए गए भारत जिसपे इंडिया भी काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक टर्म था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये इंडिया के संबंध में है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है दैट गवर्न्स डेवलपमेंट, कंट्रोल एंड यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। सिंपल चीज़ें हैं कि सब कुछ जो संबंधित है न्यूक्लियर एनर्जी से उसको कौन देखता है, तो ये वाला एक्ट कौन ये करता है, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी सेंट्रल सरकार है उसको एम्पावर करता है कि वो रेगुलेट कर सके सारे एस्पेक्ट्स को। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कौन कौन से अधिकार, इसमें कहता है माइनिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, यूज, डिस्पोजल, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सब कौन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब कहता है कि ओनली पर्सन्स और बॉडीज ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट ही किसी को ऑथोराइज करेगी, है ना, तभी कोई आदमी दूसरा अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, लाइक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऑपरेट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। इसमें कहता है कि न्यूक्लियर क्षेत्र में पूरा किसका मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की है। और कोई वैसे लोग अगर गवर्नमेंट चाहती है किसी अदर प्राइवेट एंटिटी को इंक्लूड करना तो गवर्नमेंट ही उसको ऑथराइज करेगी, खुद से वो अपना कुछ पर्सनल बिजनेस इसमें स्टार्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है एक देखिए इसमें डिस्कस किया गया था क्लिंडा कह सकते हैं, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट इसमें कहता है कि इंडिया का डोमेस्टिक लॉ अपना, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये UN का है, इसका उसका नहीं। ये सिविल लाइबिलिटी जो एक्ट है ये भारत का अपना लॉ है। इसमें स्टैब्लिशेज लाइबिलिटी, एक जिम्मेदारी को स्थापित करता है फॉर न्यूक्लियर डैमेज। अगर कोई वैसी घटना हो जाती है न्यूक्लियर डैमेज से रिलेटेड तो कहता है ऑपरेटर जो है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, कंप्लीटली उसी की जिम्मेदारी होगी, रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट या नेग्लिजेंस। फॉल्ट किसी का भी हो, नेग्लिजेंस किसी का भी हो,
बट जिम्मेदारी की लायबल कौन होगा उसके लिए? जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जो कंपनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम लायबिलिटी किस पे है? ऑपरेटर पे है। यूजुअली कौन ऑपरेट करता है? एनपीसीएल। यूजुअली हमारे यहाँ सर्टेन न्यूक्लियर चीज़ों को ऑपरेट कौन करता है? तो एनपीसीएल, ठीक है। बियॉन्ड, अब कैपिंग क्या है इसकी? कैपिंग है 1500 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन की जो कैपिंग है। बियॉन्ड दिस सेंट्रल गवर्नमेंट पेज अप टू 2500 करोड़ एट इतना रेट, ठीक है। इसमें कह रहा है, बेसिकली बात यही है कि ये जो CLNDA है ना, इसमें कहता है कि जो लाइबिलिटी है, अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, लाइबिलिटी किसकी होगी? मेनली ऑपरेटर की होगी। ऑपरेटर में ऑपरेटर कौन रहता है इंडिया में? जनरली एनपीसीएल रहता है, ठीक है। कॉम्पनसेशन अगर किसी को क्लेम करना है तो 10 साल के भीतर भीतर आप उसको कॉम्पनसेट कर दोगे, ठीक है। इसमें एक चर्चा की गई है इसी क्लिंडा एक्ट के तहत में, न्यूक्लियर डैमेज फंड क्रिएट्स अ न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड वेयर ऑपरेटर्स, जो कंपनियां ऑपरेट करती हैं, डिपॉजिट अमाउंट्स एनुअली टू कवर पोटेंशियल फ्यूचर लायबिलिटीज। भविष्य में कोई घटना अगर होती है तो इसी फंड से कॉम्पनसेट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अभी देखिए, ट्रीटी थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये बेसिकली था ना कि कह सकते हैं डेवलप कंट्रीज थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे, उन्होंने क्या किया? इसको फर्दर स्प्रेड करने से रोकने के लिए एक ट्रीटी साइन करी एनपीटी की, प्रमोटिंग पीसफुल। आप न्यूक्लियर का टेस्ट वगैरह करो बट वेपन बनाने के लिए नहीं करो, ऐसा इस ट्रीटी में था। फर्दरिंग गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बट अपना वो लोग रोक नहीं रहे थे, अपना वो टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं वेपन से रिलेटेड, बट अदर कोई कंट्रीज कुछ करना चाह रही है उसको मना करते थे, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था, इंडिया इसका पार्ट नहीं था, ठीक है। ये देखिए कुछ अदर चीज़ें दी गई। पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ट्रीटी, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट, ये कब किया गया? 74 में। इसी को हम कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, ठीक है। पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था, अंडरग्राउंड टेस्ट था ये। इसमें हमको ध्यान रखना है कि पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किसको कहते हैं? हम उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ किया गया था ये? पोखरण में। कब किया गया? 1974 में, ठीक है। एक टर्म था डिफरेंस बिटवीन नेचुरल यूरेनियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो साइंस में नहीं जाएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए, इसमें कहते हैं कि NU मतलब नेचुरली जो पाया जाता है वो ऑब्वियसली नेचर से प्राप्त हो जाएगा डायरेक्टली हमें, ठीक है। इसमें वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ क्या होता है? U-35, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और ये जो है यूजफुल पार्ट होता है, ठीक है। बॉम्ब मेकिंग में इसको यूज करते हैं। U-235 को मोस्टली क्या पाया जाता है नेचुरल वाले में? 238, ठीक है। एनरिच्ड क्या होता है? अमाउंट ऑफ इसको बढ़ाया जाता है, सर्टेन प्रोसेस उसके होते हैं। अमाउंट ऑफ 235 जो है इसको इंक्रीज करके हम बॉम्ब अगर बनाना है, आपको ज़्यादा पावर की चीज़ें बनानी है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्निकली डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, डिफिकल्ट भी है, ओके। एक लास्ट है न्यूक्लियर टेस्ट 1998, इसको कहते हैं ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2। इसमें 5 टेस्ट हुए थे। स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ? 74 में, पोखरण में हुआ था। ऑपरेशन शक्ति कब करी गई? 1998 में, उसको पोखरण 2 कहते हैं, वहाँ 5 टेस्ट हुए थे। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं इस आर्टिकल को। देखिए यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया है, इसको डिस्कस कर लिया, ये एक्ट क्या कहता है इसको डिस्कस कर लिया। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? मुंबई में। भाभा क्या है? बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में सिचुएटेड है। इंडिया ने क्या किया था? इंडिया ने पहला एशिया का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा 1956 में बनाया, ठीक है। कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। बिगिनिंग टू वर्क ऑन एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तारापुर में, पालघर। देखिए ये तारापुर वाला रिएक्टर कहाँ है? पालघर महाराष्ट्र, पालघर महाराष्ट्र में है, ठीक है। और होमी जे भाभा को हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया ने क्या किया? एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर रिसर्च कहाँ पे खोला? अप्सरा 56 में, बार्क मुंबई। यहाँ तारापुर जो है ये पहला वर्किंग जो सबसे पहले काम करना शुरू करता है तारापुर है, ये पालघर महाराष्ट्र में है। और होमी भाभा को हम कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब सर्टेन देखिए इसमें बस वही दिया हुआ है कि कैसे कैसे इंडो चाइना वॉर होता है पहले, फिर इंडिया ने क्या किया कि एक न्यू मतलब इंडिया के पास कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई जिससे कि न्यूक्लियर सोर्सेज को वो हार्नेस कर सकता था 64 तक। अब इंडिया ने क्या किया? NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से को साइन नहीं किया,
ठीक है, हमने देखा ये ट्रीटी क्या होती है और कुछ टेस्ट किए 74 में। ओके, इससे क्या हुआ, इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम एमर्जिंग न्यूक्लियर ऑर्डर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीज्ड, एक्सपोर्ट कंट्रोल स्लोड डाउन द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स। कहता है कि इंटरनेशनली ये चीज़ काफ़ी नेगेटिव तौर पे देखी गई और इंडिया को इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिलना बंद हो गया, जिससे कि जो न्यूक्लियर मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट होना कम हो गए और धीरे धीरे इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो हो गया। कहता है ना कि इंडिया ने एशिया में सबसे पहले सेटअप सब कुछ किया, बट धीरे धीरे करते करते स्लो क्यों हो गया, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को के ख़त्म होने के कारण। ठीक है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा यहाँ देखिए, देखा हमने न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में कौन सा किया गया था, उसके बाद क्या हुआ, उस टेस्ट के बाद क्या होता है कि उस टेस्ट के बाद ना एक कह सकते हैं कि इज्जत कह लीजिए, वैल्यू कह लीजिए, भारत की एस्टेब्लिश हो चुकी थी, इसलिए इंडिया ने अपने आप को साबित किया था, इसलिए इंटेंस नेगोशिएशन विद यूएस एंड अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इंडिया फाइनली गेन्ड एक्सेप्टेंस एट रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। इंडिया को फाइनली वर्ल्ड लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि ऐसा नहीं कि उसके पास वेपन है तो वो हमेशा उसको यूज़ कर लेगा, नहीं, इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में देखा जाने लगा और उसको उसको सपोर्ट मिला इंटरनेशनली, इंपोर्ट के लिए सपोर्ट मिला, टेक्नोलॉजीज के लिए सपोर्ट मिली। और कहता है कि इससे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम एक्सपैंड करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए कंसर्न बताया गया है, CLNDA जो एक्ट है ना, हमने देखा है कि ये कम्प्लीटली बोलता है कि कुछ अगर दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा, जो ऑपरेटर है। तो अगर कोई फॉरेन कंट्री, मतलब इसमें क्या, अभी तो खैर गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है, बट समय बदल रहा है, हमें न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर हमको ऐसा कभी लगे कि हमको फॉरेन इन्वेस्टर्स को इसमें इंक्लूड करना है, तो ये जो एक्ट है ना, ये एक बैरियर खड़ा करता है, क्योंकि इसमें जो है जो भी कंपनी ऑपरेट करेंगी उन पे जिम्मेदारी बनती है वो कॉम्पनसेशन पे करे, और अगर कुछ दुर्घटना होती है तो आप उसको स्वीकार करो। ठीक है, इसलिए इसमें कहता है कि सर्टेन कंपनीज जो हैं, कंट्रीज जो हैं, इस एक्ट के कारण भारत में इन्वेस्ट करना न्यूक्लियर पावर में नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है कुंडाकुलम, ठीक है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रशिया इज़ द ओनली कंट्री दैट इज़ पार्टनरिंग विद अस। अभी क्या है, रशिया इज़ द ओनली कंट्री पार्टनरिंग विद अस। कहाँ पे, तो कुंडाकुलम जो प्रोजेक्ट है राधापुरम तमिलनाडु में, वहाँ पे। क्यों, क्योंकि जो पार्टनरशिप हुई थी ना, वो इस एक्ट के पास होने के पहले हो गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि सोलर है, विंड है, हाइड्रो प्रोजेक्ट वगैरह है, क्या है, इंटरमिटेंट। इसका मतलब होता है कि डिपेंडिंग ऑन सीजन एंड क्लाइमेट। ओके, एक छोटा सा देखिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। मोदी जी ने 2021 में क्या किया था, COP26 में नेट ज़ीरो एमिशन को स्टैब्लिश करने की बात की थी 2070 तक। नेट ज़ीरो का मतलब होता है जितना हम उत्सर्जित, जितना हम कार्बन CO2 छोड़ रहे हैं उसको हम मिटिगेट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये टारगेट था। अब कहता है रेजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाई 2030। एक टारगेट क्या था, नेट जीरो करना है मिशन 70 तक। दूसरा टारगेट था नॉन फॉसिल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को कितना करना है 2030 तक, 500 गीगावाट करना है, वाइल मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी डिमांड थ्रू रिन्यूएबल्स। इसको हमने अचीव कर लिया है। ये जो टारगेट है ना, ये वाला 50% वाला, इसको हमने, आप देखिएगा 2-3 आई थिंक परसों के पेपर में आया था, इसको हमने अचीव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए बेसिकली वही कह रहा है कि हमें चेंजिंग टाइम के साथ ज़रूरत है कि हम, जो गवर्नमेंट का मोनोपोली है, तो मतलब उसका क्या कहते हैं, मतलब उसका मेजॉरिटी रहे उसका सर्टेन शेयर में, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं, आप उनको इंक्लूड करो, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो चल रहा है, प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो, है ना। और हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में अगर आगे बढ़ना है तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपना ट्रेडिशनल रवैया छोड़ते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो यही था इस आर्टिकल में। चलिए कोई भी एग्जाम्पल कोई भी ले लें हम, यहाँ पे बात करी जा रही है स्टेट्स में, आंध्रा एंड तेलंगाना की, यूटी में, जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, तो 2 स्टेट्स इन द क्वेश्चन एंड द यूनियन टेरिटरी, कहता है
ऑपरेट इन डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन्स, इनका रेगुलेशन इनका जो रेगुलेशन है वो अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए कंपेयर करना इज नॉट गुड। ओके, एनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरिड आउट इन वन कैन नॉट सर्व एज बेंचमार्क और ग्राउंड ऑफ कंपैरिजन फॉर द अदर। ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये। देखिए इशू क्या था, तो 2022 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, सेंटर कंडक्टेड डिलिमिटेशन इन यूटी एंड ऑफ जम्मू कश्मीर। 2022 में जम्मू कश्मीर में क्या होता है, डिलिमिटेशन को कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि इसमें बताया गया ओनली जम्मू कश्मीर वाज चोजन फॉर द डिलिमिटेशन वाइल आंध्रा एंड तेलंगाना, जो कि रिसेंटली बाइफरकेट हुए थे, उनको वहां पे ये चीज नहीं करी गई, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, इशू यही था। अब देखिए कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट कहता है रिजेक्टेड द अबव मेंशन्ड आर्गुमेंट, कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को खारिज कर दिया। क्यों, सेंटर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिलिमिट, डिलिमिटेशन करना बट कोई मजबूरी नहीं सेंटर की, वो करना ही करना है। ठीक है, क्यों, तो ऑल स्टेट एट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें कहता है कि सभी राज्यों में एक टाइम पे डिलिमिटेशन हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन जम्मू कश्मीर लाइक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको हटाया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गए थे जिससे कि इस सेपरेट इसको हम अप्रूव करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 70 डील्स विद कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ओके, आर्टिकल 170 डील किससे करता है, कॉम्पोजिशन, क्या कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन स्टेट्स अंडर आर्टिकल 170 क्लॉज 3। ये क्या बोलता है, 170 जो बेसिकली जो SLA है उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या उसको डिफाइन करता है। 170 क्लॉज 3 क्या करता है कि इसको कैसे अचीव किया जाए, तो वाया डिलिमिटेशन, इसकी बात इसमें की गई है। देखिए इसमें कहते हैं कि होता क्या है, तो रीड्रॉइंग, शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, ये पॉलिटी का टॉपिक है, आपको पढ़ाया जाएगा उसमें। देखिए रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो चुनाव क्षेत्र है ना उनको फिर से रीऑर्गेनाइज करना, बेसिकली यही है। ठीक है, क्यों, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले MLAs जो होते हैं उनके लिए, ये सेंसस पे आधारित होता है। अब देखिए भारत में कैसे होता है, वाया डिलिमिटेशन कमीशन, एक कमीशन बनाई जाती है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वर्क्स इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल जो 82 है, 82 है, वो फॉर लोकसभा के लिए है डिलिमिटेशन, मतलब उसके क्षेत्रों के लिए है। आर्टिकल 170 किसके क्षेत्र के लिए है, SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव क्षेत्रों के लिए। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है, इसको फ्रीज किया है, सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज अंटिल 2026। ठीक है, यही न्यूज़ थी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ना, कहता है ICJ's क्लाइमेट रूलिंग। ICJ क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसने एक रूलिंग दी, एक जजमेंट दिया है, उस पर डिस्कशन है। तो हम देखेंगे हमारी काम की चीज़ें। देखिए पहले देखते हैं इसका थोड़ा सा, एक सेकेंड, कुछ बेसिक्स के बारे में। तो ये ICJ जो है वो कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड्स में, ये मेन जुडिशियल ब्रांच है UN का। ओके, और इसमें इसने जो जजमेंट दिया है उसमें कहता है इट हेल्ड दैट कंट्रीज आर अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक स्टेप्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन कुड बी हेल्ड लायबल टू पे कॉम्पनसेशन इफ दे फेल टू डू सो। इस कोर्ट ने बोला है कि जो कंट्रीज हैं ना, जो पार्टी हैं, उनके लिए कह रहा है कि अगर आप अपने टारगेट को फुलफिल नहीं करते हो तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। और कंट्रीज जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन भी उन पे आता है कि अगर आप ग्रीन हाउस गैस को इमिट कर रहे हो तो उसको आप कम कैसे करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियन है, ये कोई रूलिंग मतलब बाइंडिंग नहीं बोलेंगे, एक एडवाइजरी ओपिनियन है कोर्ट का। अब देखिए ये हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, इनको देखेंगे आगे हम। तो कोर्ट ने जो ये फैसला किया है ना, वो इन सर्टेन कन्वेंशंस को, प्रोविजंस को ध्यान में रख करके किया है। ठीक है, इनको हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
अब कहता है कि रूलिंग तो एडवाइजरी है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? तो कहता है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ आईसीजे इज नॉट इंटरनेशनल लॉ। समझ में आ रहा होगा, बाइंडिंग नहीं है तो लॉ नहीं है ये। लेकिन अगर डिफरेंट कंट्रीज में कोई ऐसा मुद्दा उठता है तो इसको एज अ रेफरेंस, इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं फैसले पे पहुंचने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कंसर्न क्या था, मतलब मेन जो कंसर्न दिखा रहा है इसमें, है ना, हाँ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, वो विड्रॉ भी कर लेता है, उसको कोई कॉम्पनसेशन देना नहीं पड़ता है। सेकंड कहता है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है ना, बहुत सारे क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशंस इज एट स्टेक, डेवलपिंग कंट्रीज पार्टिकुलरली मोस्ट वल्नरेबल वंस वेरी अपसेट ओवर देयर कंसर्न्स बीइंग इग्नोर्ड। इसमें कहता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप देखिएगा पेरिस एग्रीमेंट के तहत एक कंडीशन रखी गई थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनको आई थिंक $100 बिलियन तक का कॉम्पनसेशन, एक फंड देना था फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उनको हम अडेप्ट करने में हेल्प आ सके। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कोई टारगेट फुलफिल नहीं किया, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज कह रहे हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो टारगेट से भाग रही हैं उनको कोई लॉ ऐसा नहीं है जो बाइंड कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं हम। सबसे पहला इसमें देखिए नाम दिया गया, यहाँ देखिएगा 1944 UNFCCC, 1944 यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें क्या है? अडॉप्टेड इन 1992 रियो अर्थ समिट। बस सुनते जाना, देखते जाना इसको। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्टेबिलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन। किसके रिलेटेड है ये? तो ओवरऑल जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनके लेवल को हम कैसे कम करें, उससे ये संबंधित है, बाइंडिंग नहीं है ये। ठीक है, ये क्या लेके आया था? एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीबीडीआर, जो ये फ्रेमवर्क है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीबी, इसका मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब होता है सीबीडीआर का कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या था? डेवलप्ड कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू हिस्टोरिकल एमिशंस। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वो डेवलप पहले कर गए एट द कॉस्ट ऑफ सम कॉलोनीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करो फंड से, टेक्नोलॉजी से, कि वो जो अभी क्लाइमेट कंसर्न है उनको मिटिगेट कर सकें। चलिए देखिए नेक्स्ट कहता है ये क्योतो प्रोटोकॉल। ये बहुत न्यूज़ में है, आई थिंक 3 बार 4 बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, बहुत न्यूज़ में है ये। तो 1997 में ये आया था उस टाइम पे। ये इसमें जो सबसे, हाँ, ये लीगली बाइंडिंग है। फर्स्ट चीज़ तो ये लीगली बाइंडिंग है ये। हाँ, दूसरा कहता है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। यहाँ इस क्योतो प्रोटोकॉल में बात की गई थी, जो 37 डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनको बोला गया था कि आप एक टारगेट सेट करो और आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको आप रिड्यूस करो। ठीक है, अब आते हैं हम पेरिस एग्रीमेंट पे। कब हुआ था? 15 में हुआ था। ये भी अंडर UNFCCC है। ठीक है, ये था कि ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है ना, उसको 2 डिग्री के बिलो, मतलब कह रहा है जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको इसके बिलो हमको रखना है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग ये भी है। ये क्या था? पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो था वो इसका अमेंडमेंट था। क्योतो प्रोटोकॉल को अमेंड करने के लिए ये एग्रीमेंट लाई गई थी। तो इसमें तो हम बात कर रहे हैं, तो क्योतो प्रोटोकॉल में बात की हमने 37 डेवलप्ड कंट्रीज की, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया नहीं, सभी कंट्रीज, ऑल कंट्रीज को बोला गया कि आप नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं एनडीसी, एनडीसी को सेट करो, अपना टारगेट करो और उसको हमको बताओ और उसको अचीव करने की कोशिश करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यूएन क्लॉज जो है इसको अच्छे से हमने 22 ये जो 22 जो जुलाई है उसका पेपर आया था, तो आई थिंक 23 को ये अपलोड हुआ होगा। तो आप देखिएगा इसकी एनालिसिस को, इसमें अच्छे से इसको डिस्कस किया गया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, तो दोबारा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है 1992 कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये क्या है? अडॉप्टेड एट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992। ये क्या है? इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो अर्थ समिट हुआ था रियो में 1992 में, वहाँ पे इस कन्वेंशन को अपनाया गया, लीगली बाइंडिंग है। ये इनकरेज करता है कंट्रीज को टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटेजिक प्लान्स। इसमें कहता है कि जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, उसको आप कैसे कंजर्व करोगे, उसका बेस्ट आप यूज़ कैसे करोगे,
अपनी स्ट्रेटेजी को आप बनाओ, ठीक है। इंडिया ने क्या किया इसके लिए, इंडिया ने क्या किया, बनाया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसी कन्वेंशन के तहत इंडिया ने क्या बनाया, एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। और हाँ, ये जो कन्वेंशन है ना, एक और चीज़ करता है, इंडिजीनियस नॉलेज, जो लोकल जैसे कुछ स्पेशल ग्रुप्स हैं पीपल के, जो ट्राइब्स हैं, उनका कुछ लोकल नॉलेज होता है रिगार्डिंग हर्ब्स, रिगार्डिंग प्लांट्स, रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, उसको कंजर्व करना, उसके इंपॉर्टेंस को समझना, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, इस कन्वेंशन के तहत बनाया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। इसमें कहता है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये गवर्न करता है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बाय फॉरेनर्स। यहाँ देखिए, इसको स्टार मार्क करिए। तो ये जो कन्वेंशन था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसमें क्या किया गया, इसके तहत इंडिया ने एक एक्ट को पहले एक एक्ट को पास करा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। उसके तहत क्या किया, इसको स्टैब्लिश किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका काम क्या है, मेनली काम क्या है कि अगर कोई फॉरेनर, कोई विदेशी है, नागरिक नहीं है भारत का, ठीक है, वो अगर हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर एक्सेस करना चाहता है, उसको चाहिए वो, तो वो मतलब उसको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, ओके, गवर्न्स कैसे क्या कंडीशंस होने चाहिए नॉलेज शेयरिंग में, बेनिफिट किसको मिलेगा। जैसे कि जो लोकल लोग हैं ना, उनको ऐसा ना कि वो नेगेटिव में रह जाए, उनको फ़ायदा ना मिले, पैसा कोई और कमा रहा है, नहीं, तो एक बैलेंस बना रहे, इसलिए इसको बोला गया कि गवर्न्स एक्सेस टू बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बाय फॉरेनर्स, ओके। कोई फॉरेनर को नॉलेज चाहिए उसको, तो इस सर्टेन जो क्राइटेरिया बना होगा उसके तहत ही उसको मिल सकता है। प्रमोट क्या करता है, ऑब्वियसली कंजर्वेशन प्रमोट करता है, लाइवलीहुड, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, यही यहाँ पे है। कोई फॉरेनर कुछ अगर हमसे शेयर करना, हमारा नॉलेज चाह रहा है, तो उसको इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 1994 कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सिंपल है, बॉन जर्मनी में हेडक्वार्टर है इसका। ड्राउट के इफेक्ट को कॉम्बैट करने के लिए इसको लाया गया था। टू रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, और लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना, ओके। चलिए, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, आगे देखते हैं। देखिए, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एक न्यूज़ उस टाइम आई थी, और ये लगभग 1 मंथ से चल रही है, कि कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल है ना, उनका कहना है कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो शब्द हैं, उनको एक सेकेंड, हाँ, उनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जानते हैं, प्रियम्बल में ऐड किया गया, तो वो इमरजेंसी का पीरियड था, इसलिए कह रहा है कि मतलब उनको हटा दो आप प्रियम्बल से, इन दोनों टर्म्स को ड्रॉप करो। किन शब्दों को, तो सेकुलरिज्म एंड सोशलिस्ट, इनको बोलता है ड्रॉप करने के लिए प्रियम्बल से, ठीक है। तो इसको अच्छे से डिस्कस हमने किया हुआ है, क्या कैसे है। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट एक कोर्ट केस का जिक्र किया गया है, जिसको अपने आंसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन डॉक्टर बलराम सिंह एंड अदर वर्सेज यूओआई। एक डॉक्टर बलराम वाली केस आई थी 24 में, उसमें कहता है, उसमें भी सेम चीज़ को चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म जो है, दिख रहा नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता है, हाँ। तो इसमें देखिए, एक कोर्ट केस थी 24 की, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूओआई केस थी। इसमें कोर्ट ने कहा था कि सोशलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट सिग्निफाइज वेलफेयर स्टेट, ठीक है, डज नॉट इम्पीड प्राइवेट सेक्टर। जो प्योर सोशलिस्ट होते हैं ना कॉन्सेप्ट, उसका मतलब होता है कि कैपिटलिज्म को कंप्लीटली हटाओ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं होनी चाहिए। बट भारत के केस में तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कहता है वेलफेयर स्टेट। इसका मतलब क्या है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा अच्छा हो, एजुकेशन सही मिले, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, यही सब है। अब कहता है कि कोर्ट ने एक और बात करी, सेकुलरिज्म इज इंटीग्रल टू बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि केस था सुप्रीम कोर्ट का, बलराम सिंह वाला केस, नवंबर 2024 में। उसमें कोर्ट ने कहा था कि सोशलिज्म इंडिया के कंटेक्स्ट में एक सिग्निफाई करता है एक वेलफेयर स्टेट को, कल्याणकारी राज्य को, और सेकुलरिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, आज का सेशन हमारा ख़त्म यहीं पे होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें आप कमेंट में बताइएगा कि पीडीएफ प्रोवाइड करी जाए कि नहीं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो उसको हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है।
ये जो है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज, इसको अलग से हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।